हेलो। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सभी? उम्मीद है सब मौज मस्ती से चल रहा होगा। पढ़ाई लिखाई एकदम धमाकेदार, जोरदार, शानदार चल रहा होगा। चलिए भाई, तो एनसीईआरटी कोडर वर्जन 2.0 में हमने पहला लेक्चर अपना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने एनसीईआरटी का समरी भी नहीं छोड़ा। तो उसी सीरीज को वही कसम खाते हुए एनसीईआरटी के जैसे समरी नहीं छोड़ा, तो एक्सरसाइज को क्यों ही छोड़ देना। एक छोटा सा झिंगुर सा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। खैर, नीट के बच्चों के लिए भी और बोर्ड के बच्चों के लिए, दोनों के लिए भी अगर ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सारा फायदा मिलता है, क्योंकि इससे कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाते हैं। जो डाउटफुल कॉन्सेप्ट है इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से भी कुछ दो चार क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे अच्छे अच्छे, इसको सॉल्व करके मजा आ जाएगा, है ना। तो चलिए भाई, यहाँ पे एक्सरसाइज के भी जितने भी क्वेश्चन है, आज हम सारा का सारा एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। समरी में हमने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट जरूर देखे हैं, जिससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो पाते हैं, जो कि एक्सरसाइज में कहीं पे हिडन लाइन था, तो उसको मैंने दिखाने की कोशिश किया। उसी तरीके से और एक्सरसाइज को भी एक बार लगा दे। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से बोर्ड में, खास करके एक्सरसाइज बोर्ड के लिए डिजाइन किया गया है। तुम बोर्ड में, मैं बोलता हूँ ना, तुम बोर्ड में कुछ भी मत लगाओ, एक भी क्वेश्चन मत लगाओ, बस एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके जाओ, पूरा का पूरा नंबर आएगा भाई। इसलिए एक्सरसाइज छोड़ के मत जाओ, भूल के भी एक्सरसाइज को छोड़ के मत जाओ। देखो, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को लगाना आप शुरू करते हैं यहाँ से, और एकदम सिंपल है। एक्सरसाइज सबसे आसान है एनसीईआरटी का। अगर तुम साथ के साथ पूरा पढ़े हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमको नहीं आता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है कि नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो देखो, क्वेश्चन को हम ऐसा नहीं है कि ऐसे कहानी की तरह पढ़ने लगते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम कुछ टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना। क्वेश्चन को कुछ टुकड़ों में बांट दो, फिर क्वेश्चन को तुम पढ़ते जाओ। इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में करो। फिर जा करके जो भी, अगर तुमको कोई क्वेश्चन टफ भी लग रहा है ना, फिर इजी लगने लगेगा। ध्यान से देखना क्या लिखा है कि नेम द पार्ट, मतलब हमें पार्ट के नाम बताने हैं। किसके? एंजियोस्पर्म के, ठीक है ना। हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दो तरीके के अलग अलग प्लांट हैं। तो हम जो खास करके जो अपना पूरा का पूरा स्टडी है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म के ऊपर था, तो इस एंजियोस्पर्म के ही प्लांट की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म, इसके साथ साथ क्या लिखा है, एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। तो बताओ भाई कि मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? तो मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं हम पॉलन ग्रेन को। अरे बोलते हैं कि नहीं, बताओ। तो मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं पॉलन ग्रेन को, और फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते आ रहे हैं? तो फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं एम्ब्रायोसैक को। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है पॉलन सैक के अंदर में। पॉलन सैक किसके अंदर में होता है? तो एंथर के में होता है। और एंथर के बारे में क्या क्या बताए थे? तो एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, एंथर जो होता है डाइथिकस होता है, और एंथर टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है? एंथर बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, और एंथर टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। अरे इतना बात क्लियर है क्या? बस वही पूछ रहा है कि जो मेल गैमेटोफाइट है, जो पोलन ग्रेन है, इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ? तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ एंथर के बाइलोब्ड जो एंथर है इसके सैक में, ठीक है ना। मतलब कि एंथर का, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया पोलन सैक में, ठीक। और पोलन सैक के अंदर में, पोलन सैक के अंदर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जब हो रहा होता है, पोलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बताओ, बताया कि नहीं बताया? बताया था। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, और एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से कितने पोलन बनते हैं भाई? तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से कितने पोलन ग्रेन बन रहे थे? तो 4 पोलन ग्रेन बन रहे थे। और जब एंथर का डेहिसेंस हो रहा था, क्या हो रहा था? जब एंथर का डेहिसेंस हो रहा था, मतलब कि जब एंथर फट रहा था, तब जाकर के कितने कितने पोलन ग्रेन एक साथ में रिलीज होते हैं? तो एनसीईआरटी का डेटा है कि लगभग 1000 पोलन ग्रेन, लगभग कितने? तो 1000 पोलन ग्रेन एक बार जब एंथर डेसेट होता है, मतलब 1000 पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। अरे एक क्वेश्चन में इतना कुछ सीखा कि नहीं सीखा? क्लियर है क्या? चलिए भाई, आगे दूसरा सेक्शन क्या है इस क्वेश्चन का? तो दूसरा है कि इम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन। पहला तो फीमेल गैमेटोफाइट टर्म लिया लिखा है। फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? तो भाई इम्ब्रायोसैक को बोलते हैं। एकदम आसान बात है।
तो इम्ब्रायोसैक। अब इम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो इम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो बार-बार बोल रहे हैं कि ओवरी के अंदर में, किसके अंदर में? ओवरी के अंदर में क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर में किसका क्या होता है? इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? इस ओव्यूल के अंदर में इम्ब्रायोसैक होता है। इसी इम्ब्रायोसैक के अंदर में इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। तो इम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसको भी देखो। ये तो लोकेशन हो गया ना कि ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर में इम्ब्रायोसैक है, उस इम्ब्रायोसैक के अंदर में इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इम्ब्रायो का फॉर्मेशन एक बार ध्यान से देखना, इम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब जब अपना एग एपरेटस नाम बता ही दिया है हमने, एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या था भाई? एग एपरेटस किससे मिलके बना होता है? तो एक मेल गैमीट और 2 सिनर्जिड सेल। किससे? एक मेल गैमीट, एक मेल गैमीट और सिनर्जिड सेल। सॉरी, एक मेल गैमीट नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे एक एग सेल, है ना? एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल मिल करके एग एपरेटस बनाते हैं। और एग एपरेटस कहाँ पे बनाते हैं? तो एग एपरेटस बनता है माइक्रोपाइलर एंड पे। अरे बनता था कि नहीं बनता था बताओ? तो एग एपरेटस कहाँ पे बनता था? माइक्रोपाइलर एंड पे बनता था, है ना? तो जो माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस में यहाँ पे सिनर्जिड सेल था, एग सेल था, इसी सिनर्जिड सेल के रास्ते, इसी सिनर्जिड सेल के रास्ते जो पॉलन ट्यूब है इंटर करता था, किसकी सहायता से इंटर करता था? तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स बताया था। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस इसको गाइड करता है सिनर्जिड सेल के अंदर में और पॉलन ट्यूब अपना इंटर हो जाता है और सिनर्जिड सेल के रास्ते जा करके वो इम्ब्रायोसैक के अंदर में अपना जो 2 मेल गैमीट है, कितने मेल गैमीट निकलते हैं? 2 मेल गैमीट इस इम्ब्रायोसैक के अंदर में छोड़ देता था। फिर वो जो 2 मेल गैमीट है तो उसमें से क्या करता था कि एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज करके, किसके साथ? एक मेल गैमीट जो है एक जो एग सेल है इसके साथ फ्यूज करके क्या बनाता था? इसको साथ फ्यूज करके बनाता था भैया जाइगोट बनाता था। अरे बनाता था कि नहीं बनाता था? बनाता था। इसी जाइगोट के डिवीजन से क्या बनता है? इम्ब्रायो, है ना? तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू रहा इम्ब्रायो कैसे बनता है ना? तो इस क्वेश्चन में हमने एकदम अच्छे से बता दिया। खैर पूछे तो कम ही था पर मैंने पूरा का पूरा एकदम खोल करके बता दिया कौन सी चीज कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है ना? इसको और भी आगे बताया जा सकता है कि इम्ब्रायोसैक के अंदर में कितने सेल हैं, कितने क्या है, कितने क्या है, पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है ना? खैर अभी ये इम्ब्रायोसैक का जो डायग्राम है ये आगे पूछा है इसलिए मैं इसको वहां पे बताता हूँ, ठीक ना? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच में क्या बताना भाई? डिफरेंस बताना। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द मेगास्पोरोजेनेसिस? अगर एक क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर में आता है तो पूरा का पूरा हम प्रोसेस लिख देंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रोस्पोर में स्पोरोपोलेनिन से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा हम लिख के खत्म कर देंगे, है ना? इसी तरीके से मतलब स्पोरोपोलिन से शुरू करेंगे और पूरा एक-एक डिवीजन को समझाते हुए हम पोलन ग्रेन बता देंगे, है ना? अभी ए वाला इसका एक सेगमेंट आगे और एनसीईआरटी में दिया है, उसमें हम और बताते हैं इसके बारे में। खैर अगला देखते हैं। इसमें अगला है अपना मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस को कैसे समझते हैं? तो मेगास्पोरोजेनेसिस का अगर 5 नंबर में आता तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम शुरू करते हैं अपना मेगास्पोर मदर सेल से। कैसे शुरू करेंगे? तो मेगास्पोर मदर सेल से शुरू करेंगे और पूरा का पूरा हम इम्ब्रायोसैक तक लेकर के जाएंगे तब जाकर के 5 नंबर पूरा हो जाएगा। है अगर ये क्वेश्चन छोटे नंबर में आता है, 2-3 ऐसे करके नंबर में आता है तो इसमें इसके हम एक-एक, दो-दो बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखो माइक्रोस्पोर का मतलब मैंने बता दिया था कि पोलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन हो रहा तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि जब इम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दिस इवेंट? किस तरीके के सेल डिवीजन होते हैं? तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन भी होता है और मियोसिस डिवीजन भी होता है। अब हम एक-एक चीज को यहाँ पे बता देंगे कि कब जाकर के माइटोसिस डिवीजन हो रहा था और कब मियोसिस डिवीजन हो रहा था, है ना? अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर में कौन सा डिवीजन होगा? तो माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा। स्पोर मदर सेल सॉरी स्पोरोजेनेसिस या फिर पोलन मदर सेल के अंदर में कौन सा डिवीजन होगा? तो मियोसिस डिवीजन हो रहा होता है। तो मियोसिस डिवीजन लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा तुमको डिवीजन आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो अपना क्या था, अ, जो अपना एम्ब्रायोसैक जब हम बनाते हैं
ठीक है ना। जब हम एम्ब्रायो सैक बनाते हैं तो एमएमसी, जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, उस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर में कौन सा डिवीजन था भाई? तो उसके अंदर में पहले मियोसिस डिवीजन होता था, फिर माइटोसिस डिवीजन होता था। तो कितने मियोसिस कितने माइटोसिस, एक बार ध्यान से नोट देखो, सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। एक बार मियोसिस होता था, अब बताओ तुम कितनी बार माइटोसिस होता है। ठीक, चलो भाई, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द टू इवेंट। तो बता ही दिया, इसके जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इससे पॉलन ग्रेन बनता है, और जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है इससे एम्ब्रायो सैक एंड ओव्यूल की फॉर्मेशन हम बता सकते हैं। तो ये सारा चीज फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग टर्म, यहाँ पे कुछ टर्म दिया हो गया है इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। अच्छा जी, करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि किस से क्या बनता है, किससे क्या बनता है उसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको कैसे देखते हैं, देखो पहले कुछ लिखा हुआ है पोलन ग्रेन, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू लिखा है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड लिखा है, फिर पोलन मदर सेल लिखा है, फिर मेल गैमीट लिखा है। तो अगर तुम ध्यान से पढ़े हो, अगर तुम पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमसे ध्यान से पढ़े हो, तो इसको क्वेश्चन को देखने की भी जरूरत नहीं थी, बस तुमने पोलन ग्रेन देखा तुम खटाखट मार देते, है ना। तो पहले क्या बनता है, जो पोलन सेक के अंदर में लिखा था ना, पोलन सेक के अंदर में के बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ये क्या होता है, होमोजीनियस टाइप के टिश्यू हुआ करते थे स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू पहले बनेगा, उसके बाद क्या होता है पोलन मदर सेल। ठीक, पोलन मदर सेल से क्या बनता है बताओ, पोलन मदर सेल से बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर इससे बनेगा पोलन ग्रेन, इसी पोलन ग्रेन के अंदर में होगा मेल गैमेटोफाइट। तो ये इसका ऑर्डर हो गया कि पहले स्पोरोजेनेसिस, उसके बाद पोलन मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर पोलन ग्रेन, फिर इससे बन गया मेल गैमीट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि राइट अ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। अब जो एम्ब्रायो सैक का डायग्राम था, ये टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम है ना, क्योंकि इसी ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो है, मतलब इसी को एम्ब्रायो सैक, इसी एम्ब्रायो सैक के अंदर में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। तो इसका डायग्राम बना लेंगे ना। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, बना के दिखाऊं क्या, बना के दिखाऊं क्या? चलो भाई बना के दिखाता हूँ, एक बार बना के ही दिखा देता हूँ। तो बना के ही दिखा देते हैं कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखते जाओ। इसके अंदर में पहले भी मैंने कई बार बता दिया है, इसलिए मैं एकदम रफ डायग्राम बनाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो क्या करो, इस ओव्यूल के अंदर में तुम दो थो एंड डिफाइन करो, दो एंड डिफाइन करोगे। ये तो हो गया चलाजल एंड, और ये हो गया चलाजल एंड हो गया, और ये हो गया माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड। अरे इतना बात समझ में आया क्या? ऊपर हो गया चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड हो गया। खैर एक चीज मैंने और बताया था, ये जो ये जो ओव्यूल का डायग्राम हम बना रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल है क्या? बिल्कुल नहीं यार, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम नहीं है, है ना। ये क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम नहीं है, एनाट्रोपस ओव्यूल का उल्टा डायग्राम है। समझ में आया? सिनेट्रोपस बोलते हैं, नाम बिल्कुल मत याद रखना, तुम बस एनाट्रोपस ओव्यूल का नाम याद रखो। ये एनाट्रोपस नहीं है। एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको। एनाट्रोपस ओव्यूल एनसीईआरटी में लिखा है कि एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, इस एनाट्रोपस ओव्यूल में भाई जो चलाजल एंड है ये अपना बीलो होता है, बीलो होता है। मतलब कि ये जो चलाजल एंड है ना, इसको 180 डिग्री तुम फ्लिप कर दोगे तो एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम मिल जाएगा तुमको। तो ये जो है एनाट्रोपस ओव्यूल का भी उल्टा है ना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं है। चलो भाई इसमें आगे बढ़ते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं है। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। चलो भाई, तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं है ना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का उल्टा ओव्यूल बना हुआ। तो इस चलाजल एंड पे क्या होते हैं, तीन सेल होते हैं, तीन सेल होते हैं। क्या नाम था इनका, क्या नाम था, क्या नाम था भैया? और इस माइक्रोपाइलर एंड पे भी कितने सेल हुआ करते थे, तीन सेल, जिसको एक अपरेटस बोलते हैं। इसका क्या नाम था, एक बार सोचो, एक बार सोचो ध्यान से। तो यहाँ पे जो तीन सेल हैं इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या उनसे सेल, तो एंटीपोडल सेल। और यहाँ पे इस पूरे को मिला करके हम बोला करते थे एक अपरेटस। इस एक अपरेटस के अंदर में ये दो जो सेल हो गए, ये हो गए सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और बीच वाला सेल को बोलते हैं क्या, एग सेल बोलते हैं ना। इस बीच वाले सेल को क्या बोलते हैं भाई, ध्यान से देख लो, एग सेल बोलते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं एग सेल। और इसके बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ठीक, दो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक ना।
पोलर न्यूक्लियाई, और इसकी दो कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग है ना, इसी को बोलते हैं हम इंटेगुमेंट, इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। और ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है ना, न्यूसेलस। तो इसी को हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम सेंट्रल सेल। अरे ये एक रफ डायग्राम में बनाने की कोशिश किया हूँ, तो उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो इसका 7 सेलेड स्टेज एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इस एम्ब्रायो सैक के अंदर में मिलेगा। 7 सेलेड स्टेज एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिल गया। तो जो वो वाला क्वेश्चन था, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन अपना पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। वो जो क्वेश्चन था अपना पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलिए जी आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5वां क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। व्हाट इज मींट बाय द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट का जैसे ही नाम सुना, क्या जैसे ही हमने फीमेल गैमेटोफाइट भैया नाम सुना, तो फीमेल गैमेटोफाइट नाम सुनते क्या दिमाग में चमकेगा बताओ। फीमेल गैमेटोफाइट सुन करके, जैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट हम सुनेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चमकेगा। तो दिमाग में बस एक ही चीज चमकना चाहिए फीमेल गैमेटोफाइट का नाम सुन के, कि जहां पे भैया फीमेल गैमेटोफाइट लिखा है, क्या है, जहां पे फीमेल गैमेटोफाइट लिखा है इसका मतलब हो गया एम्ब्रायोसेक। अरे एम्ब्रायोसेक समझ में आएगा कि नहीं। तो एम्ब्रायोसेक अभी मैंने डायग्राम भी बना दिया और एम्ब्रायोसेक हो गया। अब क्या है आगे की मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया है। इसके बारे में लिखा गया है आगे अपना ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया है ना। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो। मोनोस्पोरिक डेवलप, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या हो गया एक, और स्पोरिक डेवलपमेंट मतलब सिंगल इम्ब्रायो सैक का जब डेवलपमेंट होता है, मतलब कि जो इम्ब्रायो सैक है किसी ओव्यूल के अंदर में, एक इसके अंदर में होगा ओव्यूल के अंदर में, जो इम्ब्रायो सैक है अगर सिंगल होगा, अगर सिंगल होगा, सिंगल डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो सैक, तो इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एंड 7 सेलेडेट न्यूक्लियस फीमेल गैमेटोफाइट, मैंने पहले ही बना करके एकदम खत्म कर दिया है। ठीक ठीक ठीक, चलिए साहब आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द चेस्मोगैमस फ्लावर। तो चेस्मोगैमस क्या बोलता है, चेस चेस ओपन होता है, तो ओपन मतलब इसमें ओपन नहीं लिखेंगे, एक्सपोज्ड एंथर, इसमें लिखेंगे एक्सपोज्ड एंथर प्लस जो अपना स्टामेन है, ठीक है ना। इसको चेस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ना जी, बिल्कुल नहीं होगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोज्ड, नॉट एक्सपोज्ड, नॉट एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टामेन, इसके अंदर में जो एंथर और स्टामेन है वो एक्सपोज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, मेंशन टू स्ट्रेटजी इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कौन सा मेथड है, वो कौन सी डिवाइस है, ठीक है ना। स्ट्रेटजी का मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा है डिवाइस से, ठीक है ना। कौन सी डिवाइस, तो हमने कई सारे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े हैं कि नहीं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हम एक तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोल सकते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोल सकते हैं, और मेच्योरिटी, मेच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा बोल सकते हैं। और क्या पढ़ा था, डायोसी कंडीशन और मोनेशी कंडीशन, ये दोनों ये कई सारे जितने भी वहां पे पढ़े थे हमने, सारे के सारे वो यहाँ पे हम मतलब सारे के सारे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम हम लिख सकते हैं। अगला देखना, अगला देखना, सेल्फ कंपेटिबिलिटी। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन द सेल्फ इनकम्पेटिबल स्पीसीज। तो ये तो जेनेटिक मैकेनिज्म था, है ना, ये तो जेनेटिक मैकेनिज्म था। तो ये तो मैंने वहां भी बता दिया था कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पेटिबल। अगर सेल्फ इनकम्पेटिबल हो जाएगा तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी तो ओव्यूल नहीं बनेगी, मतलब ओव्यूल के अंदर जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ओव्यूल कन्वर्ट नहीं होगा सीड में। तो सेल्फ इनकम्पेटिबल होने से जो ओव्यूल है सीड में नहीं बदलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक में क्या करते हैं, जो अपना स्टिग्मा है इसके ऊपर हम बैग लगा दें, एक बटर पेपर से कवर कर देंगे, तो इसको बैगिंग टेक्निक बोलते हैं। इसी तरीके से इमेस्कुलेशन टेक्निक हुआ करता है। इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं, फोर्सेप लेकर के एंथर को हम काट दें, तो ये अपना
बैगिंग टेक्निक, ये इसको इमेस्कुलेशन, और बैगिंग में कौन सा पेपर यूज करते हैं, तो बटर पेपर, बटर पेपर, बटर पेपर। समझ में आया क्या? हाउ इज इट यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो बैगिंग टेक्निक प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में कैसे यूज होता है, तो मैंने वहीं पे बता दिया था कि जो हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन जो है, जो हम ला करके अपना स्टामिन पे ला करके छिड़कना चाह रहे हैं, उसको हम छिड़क पाएंगे और अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन हम वहां पे ला करके अगर डस्ट कर देंगे तो अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में हेल्प करता है। चलिए जी अगला पढ़ते हैं। अगला अगला क्या है, व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन, तो पहले ही बता दिया, जब मेल गैमीट जो है एक सेल के साथ फर्टिलाइज किया तो वो क्या था, सिनगैमी, उसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी, ठीक है ना। और जब अपना मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा तो उसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या बोलेंगे कि दो पोलर न्यूक्लियाई एक जो मेल गैमीट के साथ मिलकर के जब पीईएन का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। हाउ डज इट टेक प्लेस, तो मैंने बता दिया कैसे करता है। नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्वड इन द ट्रिपल फ्यूजन, तो बता दिया, ये भी एक ही लाइन में खत्म हो गया। अगला देखो, व्हाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है ना। व्हाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जाइगोट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में जो डोरमेंसी का कंडीशन मैंने पूरा का पूरा बताया था ताकि हम इसको स्टोर कर सकें, बाद में हम इसको फिर ग्रो तो करेंगे ना सीड को, तो उसके लिए ये होता है। तो वो पूरा एक बार तुम पूरा वहां पे जाके देखो यार, देखो, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या था, हाइपोकोटाइल क्या था कि जैसे कि अपना इम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ये दो कोटिलिडान हो गए और एक इम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, तो कोटिलिडान के जो ऊपर का पार्ट है, कोटिलिडान के जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं इपिकोटाइल, और कोटिलिडान के से जो ये नीचे का पार्ट है, कोटिलिडान के जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते थे हम हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल आगे टर्मिनेट हो जाता है प्ल्यूम्यूल में, और हाइपोकोटाइल आगे जाके टर्मिनेट हो जाता है, किसमें टर्मिनेट हो जाता है भैया, तो हाइपोकोटाइल आगे जाके टर्मिनेट हो जाता है रेडिकल में। किसमें टर्मिनेट हो जाता है, तो ये टर्मिनेट हो जाता है अपना रेडिकल में, है ना। तो यही सारा चीज हमने बताया था। अगला देखो, अगला देखो क्या है, कोलियोपटाइल एंड कोलियोराइजा, ये थोड़ी समझने वाली चीज थी यार, इसको भी तो मैंने बता ही दिया था ना। कोलियोपटाइल, देखो ये जो है कोलियोपटाइल जो चीज है, ठीक है ना, ये मोनोकॉट में इसी को हम प्लूम्यूल बोलते हैं, मोनोकॉट में इसी को हम प्लूम्यूल बोलते हैं। कोलियोपटाइल को कैसे लिखा है कि ये जो कोलियोपटाइल होता है ये हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर होते हैं कुछ लीफ प्राइमोडिया, क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं लीफ प्राइमोडिया इसी हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर के अंदर में होते हैं, इसको बोलते हैं कोलियोपटाइल, ठीक है ना। चलिए सर आगे, आगे बढ़िए सर, आगे देखिए। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा क्या होता है, कोलियोराइजा क्या होता है, जो अपना रेडिकल होता है ना, ठीक है ना, जो प्लूम्यूल होता है और रेडिकल होता है, इसी रेडिकल में ये भी कहाँ पे होता है, ये भी होता है मोनोकॉट के अंदर में, ठीक है ना। मोनोकॉट के अंदर में रेडिकल, रेडिकल जो होता है इसी का अनडिफरेंशिएटेड सीथ को हम रेडिकल बोलते हैं। मोनोकॉट के अंदर में जो रेडिकल है अनडिफरेंशिएटेड सीथ को हम रेडिकल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम कोलियोराइजा, ठीक है ना। इसी चीज को जो है जो अनडिफरेंशिएटेड सीथ है इसको हम बोल दिया करते हैं कोलियोराइजा। अरे समझ में आया क्या, कोलियोराइजा बोलते हैं। चलो भाई अगला, इंटुगमेंट एंड टेस्टा, तो इंटुगमेंट नाम बता दिया कि जो ओव्यूल है इसकी कवरिंग होती है, और टेस्टा जो है ये सीड की कवरिंग होती है। टेस्टा किसकी कवरिंग होती है भाई, तो टेस्टा सीड की कवरिंग हुआ करती है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है अपना पेरिस्पर्म एंड द पेरिकार्प। पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प में क्या डिफरेंस है, पेरिस्पर्म को पहले समझो, यहाँ पे पेरिस्पर्म को समझो। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन क्या होता है, इन वहां पे क्या, वहां पे सब मैंने बता दिया। तो इन ब्लैक पीपर, दो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, इन ब्लैक पीपर एंड बीट, ब्लैक पीपर और बीट के अंदर में क्या होता है भैया, जो न्यूसेलस होता है ये क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये रेमिनेंट हो जाते हैं, मतलब ये कुछ न्यूसेलस बच जाते हैं, फिर इनके जो रेमिनेंट पार्ट है इसी रेमिनेंट पार्ट से
पेरिस्पर्म बन जाता है। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो अब पेरिकार्प को समझ लो। पेरिकार्प देखो, पेरिकार्प, पेरी का मतलब होता है कवर, ठीक है ना? पेरी का मतलब होता है क्या? कवर या फिर कोट। कार्प जैसे कार्पेल समझ लिया ना, मतलब ओवरी, और ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ठीक है ना? तो कवर ऑफ फ्रूट, कवर ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट की कवरिंग है, किसकी कवरिंग है? जो फ्रूट की कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हम पेरिकार्प, ठीक है ना? तो कवर ऑफ फ्रूट तीन तरीके के होते हैं ना, एपीकार्प, मीजोकार्प और क्या होता है? एंडोकार्प। एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, इसके बारे में जब हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है ना? और एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में भी इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे, एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प कैसे बनते हैं, ठीक? अगला 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 देखते हैं भाई, अगला क्या है? एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में अगला क्या है? तो ये पेरिकार्प समझ में आ गया ना भैया? पेरिकार्प क्या होता है और पेरिस्पर्म, ठीक? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 13, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए जी अगला। व्हाई इज एप्पल कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट? एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एप्पल्स जो है ये थैलमस से डेवलप होता है, ठीक है ना? ओवरी से डेवलप नहीं होता है, ओवरी को छोड़ करके थैलमस से डेवलप होता है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट? तो विच पार्ट ऑफ द फ्लावर्स फॉर्म द, फ्लावर का कौन सा फॉर्म फ्रूट फ्रूट बनाता है? तो ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, ठीक है ना? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? 15, व्हाट इज मींट बाय द इमेस्कुलेशन? पहले ही बता दिया। एंड व्हेन एंड व्हाई डज ए प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक? तो मैंने तुमको भी पहले ही उसमें पहले ही बता दिया है। कैन वन इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस? बिल्कुल यस, हम जो पार्थिनोकार्पिक होता है इसमें हम ग्रोथ सब्सटेंसेस यूज करते हैं। विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक एंड वाई? इसमें हम बनाना सेलेक्ट करेंगे, और बनाना जो होता है ये सीडलेस होता है, बनाना जो होता है सीडलेस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। तो टैपिटम क्या प्रोवाइड करता था? तो टैपिटम ही तो था जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता था, है ना? तो ये हो गया। व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस? एपोमिक्सिस क्या होता है कि यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? तो सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, या विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का जब फॉर्मेशन करते हैं तो उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या होता है कि इसके प्रोजेनी में ये क्या होता है? कैरेक्टर जो है, प्रोजेनी के अंदर में कैरेक्टर मेंटेन होता है, प्रोजेनी के अंदर में कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होते हैं, इसीलिए एपोमिक्सिस का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस बताया गया है। आगे और भी क्वेश्चन है क्या? चबा लिया जाए। हाँ, चलिए साहब आगे के भी क्वेश्चन नहीं है। तो सर यहाँ पे आपका ये वाला पूरा का पूरा एनसीईआरटी डिकोडर में ना, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। और जैसा कि मैंने लिखा था क्वेश्चन सॉल्व करने की निंजा टेक्निक, तो निंजा टेक्निक यही थी, अगर सब चीज तुमको याद रहेगा तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। और बाकी कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है, बाकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होती है कि कोई ऐसा जादुई छड़ी आ जाएगा, घुमा दिया जाए, बूम 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 शकला का बूम बूम, और तुमको याद हो जाएगा, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर सारा कॉन्सेप्ट तुमको याद है, सब चीज तुम पढ़े हो, तो सारे क्वेश्चन लगेंगे, नहीं पढ़े हो तो नहीं लगेंगे। सिंपल सी बात थी। इसीलिए फिर अगेन ज्यादा इधर उधर कूद फान मत करो, क्योंकि जितना समय तुम इधर उधर कूद फान में मचाओगे उतने टाइम पे तुम अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लोगे, और ये एनसीईआरटी पढ़ा हुआ पूरी जिंदगी काम आएगा, है ना? इसीलिए भाई चलो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में जो अपना पीडीएफ से हम एमसीक्यू सॉल्व करते आए हैं, पूरा का पूरा हम एमसीक्यू अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? लगभग 100-200 क्वेश्चन का सेट है एनसीईआरटी की एक एक लाइन से, तो पूरा का पूरा सेट आपको मैं करा दूंगा, और उस तरीके से पूरा का पूरा एमसीक्यू का सीरीज भी वहां पे खत्म हो जाएगा। और एक बार अपने पास से थोड़ा नीट में आए हुए क्वेश्चन को जरूर देखना, तभी जाकर के तुमको सब कुछ समझ में आएगा, है ना? तो नीट के आए हुए क्वेश्चन तो बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़े हैं, और फिर मैं क्या झूठी में दिमाग खराब खराब करूँ, ठीक है ना? बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं जो लोग डाले हुए हैं, उसको डिस्कस किए हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा अलग करूंगा, है ना? जो पहले से डालता आया हूं, मैं नहीं यार, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, खैर ये भी लोग करते हैं, पर हम तुमको अपने हिसाब से जैसे मैंने पढ़ाया है, मैं उस तरीके से एनसीईआरटी का एक एक लाइन में तुमको समझाते चलूंगा। चलिए भाई आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को मजा आया होगा। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।